नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 जो कि 28 नवंबर को यह एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। साथ में पर्यावरण अध्ययन के भी कुल 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं, उसे भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि किस एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है। फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है सामने वीडियो देखने को मिलेगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जो है अपना जो है ऑनलाइन क्लास जो है यहाँ पे ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है आप क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का, ये आपका फरवरी 2021 से ही शुरू हो गया है, तो आप जो है इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है प्रगति कंप्लीट बैच फॉर इलाहाबाद हाईकोर्ट आर एग्जाम के लिए, इसे आप 8 नवंबर से बैच शुरू हो गया है, तो इसे भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, इसमें आपको 1 साल में प्रीलिम्स और मेंस की जो है कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका भी लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, तो इसे भी आप जो है देख लीजिए। और ये रेफरल कोड हमारे यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो है अनअकैडमी का सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी जो चल रहा है वो आपको जो है मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से करिए और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज का देख सकते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के संबंध में अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, रचनात्मकता। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होती है, जिसको व्यक्त करने का उसे पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और इसमें रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, उस कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे सी कथन यहाँ पे जो दिया गया है, कक्षा के विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित हैं। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन जो है कि तो यदि कक्षा में जो है बच्चा अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो इसका अर्थ यह है कि वह उस विषय वस्तु के संबंध में असमंजस में है और स्पष्टीकरण चाहता है। इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि वह शिक्षण प्रक्रिया के प्रति प्रेरित है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरक अर्जित किया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, रुचि। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो, याद रखिएगा अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरकों को जन्मजात अभिप्रेरक तथा अर्जित अभिप्रेरक दो भागों में इन्होंने व्यक्त किया है। और जिसमें भूख हो गया, प्यास, निद्रा व विश्राम, ये जन्मजात अभिप्रेरक हैं, जबकि रुचि हो गया, प्रतिष्ठा और सामाजिकता, ये सभी जो है अर्जित अभिप्रेरक में आते हैं। तो रुचि यहाँ पे अर्जित अभिप्रेरक में आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक हैं, तो इनका नाम है स्किनर्स। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। वीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अध्ययन विधि का प्रतिपादन किया है, जबकि इसी विधि के एक प्रकार साखीय अभिक्रमित विधि को वर्ष 1954 में नॉर्मन ए क्राउडर ने भी प्रस्तुत किया था। तो अभिक्रमित अध्ययन विधि के प्रतिपादक स्किनर सही हो जाएंगे, वीएफ स्किनर। पांचवा प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है।
तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा, गार्डनर महोदय। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डनर ने किया था और इनके अनुसार कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का यह अस्तित्व है। छठवां प्रश्न है, समीपस्थ विकास क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर से यह संबंधित है। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को शिक्षार्थी के किस क्षेत्र को सम्मिलित करना चाहिए? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र दोनों को, यानी कि ए और बी दोनों। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और आठवां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा संबंधित है? तो यह विभिन्नता के समावेश से संबंधित है। ई ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा सामान्य तथा विशिष्ट ये दोनों प्रकार की क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। अतः समावेशी शिक्षा का संबंध विभिन्नता के समावेश से है। तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नौवां प्रश्न है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका संबंध है केंद्रीय भाग से अग्रांगों की ओर विकास से। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर विकास या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, बुद्धिलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो आप सबको पता होगा, स्टर्न महोदय ने दिया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और बुद्धिलब्धि की अवधारणा जर्मन वैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न, इनके द्वारा दिया गया था। 11वां प्रश्न है, सृजनात्मकता संबंधित है? तो यह विविध सोच से संबंधित है। सी विकल्प तो यहाँ सही हो जाएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ कब? तो ये लागू हुआ था 2016 में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की पुष्टि करता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा कि पुरुष तथा स्त्री की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। तो इस कथन से जो स्पष्ट होता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, जनजोग के अनुसार संज्ञान और भाव में संबंध है? तो इसमें ए विकल्प सही होगा, परस्पर स्वतंत्र। जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और मन वह स्वतंत्र होते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित शिक्षा है? तो वह शिक्षा है प्रगतिशील शिक्षा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है, जो कि समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आधारित है? तो ये आधारित है बाल केंद्रित शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ये बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, जो कि एक प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षा है यह। और 17वां क्वेश्चन है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं पर आधारित सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण यानी कि प्रखंड है पर आधारित सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। और स्कीमा शब्द का प्रयोग जो है इनके द्वारा किया गया था। स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया था। 18वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। तो दिशा देने के लिए स्वयं से वह बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अनुसार आरंभिक बाल्यकाल में ही बच्चा अपने कार्यों के नियोजन एवं समस्या समाधान में भाषा का प्रयोग करते हुए स्वयं से बातचीत करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिकरण से संबंधित है? तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। और संस्कृतियों की रीतियाँ एवं मानदंडों को सीखना जो है कौशल अर्जन, मूल्य एवं विश्वासों का अर्जन आदि सामाजिकरण की प्रक्रिया में ही आते हैं और बालक के अपने माता पिता या अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आते ही वह शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी।
20वां प्रश्न, एक शिक्षक की भूमिका जो है किसके रूप में होती है? तो यहाँ आपका डी विकल्प से होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम, सरलकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 21वां प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 14 वर्षीय बालक 50 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु पूछा गया है कितनी है? तो फार्मूला आपको पता होगा बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो फार्मूला से जो है आपका लग जाएगा ये। यहाँ पे जो है बुद्धि लब्धि कितना दिया गया है, यहाँ पे 50, तो 50 अंक प्राप्त करता है तो 50 बराबर हो जाएगा मानसिक आयु जो है नहीं दिया गया यहाँ पे, तो मानसिक आयु बटे हो जाएगा यहाँ पे कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का, गुणे 100। आप इसे हल करेंगे जब, तो मानसिक आयु बराबर हो जाएगा 50 गुणे 14 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, तो कितना हो गया 7 वर्ष। मानसिक आयु कितना हो गया 7 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फार्मूला आपको याद रहेगा बुद्धि लब्धि का, तो आपका ये सवाल हल हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का फार्मूला याद रखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। 22वां प्रश्न है, थैनाटोस संबंधित है? तो यह संबंधित है मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को 2 श्रेणियों में जो है बांटा है। एक तो पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोस कहते हैं, पहला जो है इरोस कहलाता है, और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो कि थैनाटोस कहलाता है वह। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थैनाटोस पूछा गया है जो कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। 23वां प्रश्न बुद्धिमापन से संबंधित है? तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा, ए और बी दोनों। आधार आयु तथा टर्मिनल आयु दोनों का संबंध बुद्धिमापन से है। जिस उच्चतर आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेता है उसे बालक की आधार आयु, तथा जिस आयु स्तर का कोई भी प्रश्न बालक हल नहीं कर पाता है उसे बालक की टर्मिनल आयु कहते हैं। तो दोनों ही सही होगा, सी ऑप्शन। 24वां प्रश्न है, टीएटी का पूरा नाम पूछा गया है, क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। टीएटी ये व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपीय विधि है जिसका पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट। तो फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, बी विकल्प सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है? तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा, वुडवर्थ के अनुसार तर्क करना स्मृति का आयाम नहीं है, और स्मृति के 4 आयाम हैं, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान। और 26वां प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन के चरण हैं? तो इसमें डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको बताना कि जो है जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण जो है उपक्रम है, उद्भव है, उद्भाषण है, तो मूल्यांकन है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन से होगा, सृजनात्मक चिंतन के चरण कौन कौन से हैं, उपर्युक्त सभी। 27वां प्रश्न, अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित होना अधिगम अंतरण कहलाता है, यह कथन है? तो यह कथन है कैंडलेड का, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की इकाई है? तो यह है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 इकाइयाँ हैं, एक तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों ही। तो आपका डी विकल्प सही होगा, उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अधिगम सिद्धांत संबंधवादी वर्ग के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? तो वह है यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही होगा, डी विकल्प जो है। व्यवहारवादी सिद्धांत को अधिगम का संबंधवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल एवं गुथरी, इन सभी के जो अधिगम सिद्धांत आते हैं। और 30वां प्रश्न है, सीखने का वक्र दर्शाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, सीखने की प्रगति को वह दर्शाता है। सीखने का वक्र प्रगति का सूचक है और सीखने की मात्रा
तथा समय या प्रयास कह सकते हैं कि परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। तो बी विकल्प से होगा सीखने की प्रगति। तो दोस्तों ये था आपका बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधि का दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप UPPSC या फिर UPSSC किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है, तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं।